हेलो नमस्कार मेरे भाई, आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 04। 3 मॉक टेस्ट आप कर चुके हैं, उसके सॉल्यूशन भी देख चुके हैं और लगातार आप इंप्रूव कर रहे होंगे। कहां पर गलतियां हुई हैं आप हर मॉक टेस्ट में उसको एनालाइज कीजिए। स्कोर भी दिखता है आपको, रैंक भी दिखती है आपको, गलतियां भी दिखती हैं, टाइमिंग, बहुत सारी चीजें यहां पर वेरियस फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उन सभी पर सुधार कीजिए और अगले मॉक टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस अपनी दीजिए। तो लगातार ये सिलसिला जारी था। मॉक टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर के हम आ चुके हैं। जीके वाले सेक्शन क्या क्या कहता है, आइए सीधा बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने कि अलोंग विद द एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल सब्जेक्ट्स वाज आल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1976 में हुआ था, ये अपने आप में इतना बड़ा संविधान में होने वाला चेंज था कि अपने आप में लघु संविधान कहलाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। बहुत सारी जगह इसने चेंज किए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इसी से जोड़ा गया था। प्रियम्बल में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, वो भी इसी से जोड़े गए थे। डीपीएसपी में इसके थ्रू चेंज किए गए थे। स्टेट लिस्ट के मैटर्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। अच्छा, ये स्टेट लिस्ट कहां पर आती है? तो जब आप शेड्यूल की बात करते हो तो जो हमारा शेड्यूल नंबर 7 है, अनुसूची नंबर 7 है, उसमें 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक है यूनियन लिस्ट जिसको केंद्र सूची बोलते हैं, दूसरी कौन सी है? राज्य लिस्ट यानी कि जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं या राज्य सूची बोलते हैं, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। अब इसमें से जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में आते हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकारें मिलकर के बनाती हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से कुछ चीजों को यहां से उठा करके यहां डाला गया था, जैसे कि एजुकेशन को डाला गया था, फॉरेस्ट को डाला गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को डाला गया था, है ना। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डाला गया था, वेट एंड मेजर्स को डाला गया था, कुछ ऐसी चीजों को। तो आपसे कह रहा है कि शिक्षा के साथ साथ और कौन सी चीज को? वाटर को तो नहीं डाला गया मेरे भाई, फॉरेस्ट को डाला गया था। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी फिशरीज, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। नेक्स्ट सुनिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, जो सिप्री की ईयर बुक होती है उसके बारे में बात कर रहा है 2026 को लेकर के। सुनिएगा जरा ध्यान से। इंग्लिश हिंदी में दोनों में बोलता हूँ, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ चाहे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, समझा तो आपको दोनों भाषाओं में रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लिया करो। तो इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2025। वर्ष 2025 में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चा, मतलब सेना पर खर्चा करने वाला 5वें नंबर पर देश रहा दुनिया भर में भारत। बिल्कुल सही बात है। जो अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के बाद आता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा सही। दूसरा आता है इंडिया वॉज सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द मेजर आर्म्स। पूरे विश्व भर में हथियार खरीदने वाला, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर रहा। यह भी बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग 2021 से 25 फॉलोइंग सऊदी अरेबिया, नहीं 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 नहीं, इससे पता फॉलो किसको किया है? पहले नंबर पे कौन रहा? अगर इंडिया दूसरे नंबर पे रहा है तो पहले नंबर पे कौन रहा होगा? पहले नंबर पे रहा था यूक्रेन। इसका मतलब है सऊदी अरेबिया नहीं रहा था, अरेबिया नहीं रहा, तो दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 10 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स ग्लोबली। सिप्री के अकॉर्डिंग 10 नहीं मेरे भाई, 9 है। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हो गया डॉग। समझ गए? ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। या दूसरा आपको पता चला था तो आप दूसरे को यहां भी दो, यहां भी दो, यहां भी दो, तो वहां से भी आंसर निकाल सकते थे। मल्टीपल तरीके होते हैं आपके पास आंसर निकालने के। और स्पेशली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये तो बड़े आसान से लगते हैं। आपको कहीं से भी कोई ना कोई तुक्का लग ही जाता है, तो आप ऐसे ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। ध्यान दिया करो इन सब चीजों पर, गलतियां नहीं करनी है। आपसे कह रहा है गुप्त प्रशासन में शहरी नगर पालिकाओं, है ना, अर्बन सिटीज की बात कर रहा होगा। ये तो रहा, ये रहा अर्बन म्यूनिसिपल काउंसिल से, जो शहरी नगर पालिका होती हैं, जो अर्बन म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, नगर पालिकाओं अधिष्ठान में व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि, व्यापारी मतलब मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता था श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कौन हुआ करता था? यही तो मर्चेंट था मेरे भाई। कायस्थ, कायस्थ से याद रखना, कायस्थ यानी कहानी, काव्य, ऐसे याद रखो, कहानी, काव्य, इसका मतलब क्या होगा? कौन? काव्य, कहानियां, पोयम कौन लिखेगा? राइटर। मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, तो इसको आप एक तरीके से राइटर याद रखिए। उपरिक, उपरिक मतलब ऊपर,
ऊपर एक मतलब ऊपर, ऊपर कौन होता है? प्रशासन व्यवस्था को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर, या स्टेट में कौन होता है? राज्य प्रमुख कौन होता है? अरे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। ऐसी राज्य का प्रमुख कौन है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो गवर्नर कह लो इसको, एक प्रकार से, एक प्रकार से आप इसको क्या कह सकते हो? गवर्नर कह लो, या फिर आप इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हो। इसके अलावा कुमार मात्य, कुमार मात्य, कुमार मेरा बेटा तो राजकुमार है, ऑफिसर लगता है, तो ऑफिसर, हाईएस्ट रैंक ऑफिसर जो हुआ करते थे, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑफिसर जैसा शब्द। तो श्रेष्ठिन कहा जाता था, ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिएगा, लिस्ट मैच करनी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। अच्छा, अमल गुजार या आमिल किसको बोलते थे? रेवेन्यू कलेक्टर को ही बोलते थे आमिल, तो पहले में तो बन ही जाएगा मेरे भाई। कानून को कौन है? कानून को वो व्यक्ति होता है जो भूमि का रिकॉर्ड रखता है। इसका मतलब है कीपर ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन द परगना, तो परगना में रिकॉर्ड रखने वाला कानून को हो गया। पटवारी कौन है? कीपर ऑफ विलेज लेवल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, तो पटवारी तो सब लोग जानते होंगे हैं, कहते हैं ना लोग पटवारी से बात करते हैं, और ये गांव के लेवल पर आपने सुना होगा, जब मान लो कि ओले पड़ जाते, आजकल तो खैर ऐसी चीज नहीं थी, कि पहले के समय आप देख रहे होंगे ओले पड़ गए तो होता था ना फसल के लिए कुछ मुआवजा वगैरह मिलता था, तो पटवारी भी आता था उस समय पर, साइन लगते थे, तो पटवारी हो गया। हालांकि तैयारी भी आप करे होंगे, तो फर्स्ट में वन में फर्स्ट, सेकंड में मतलब दो में सेकंड, और 3 में थर्ड, कहीं दिख रहा है 1 में सेकंड है, या 1 में फर्स्ट, सेकंड में थर्ड है, ये गलत, 1 में थर्ड है गलत, तो 1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया ना, तीनों के तीनों ही। अगला देखो, फुटबॉल में किस शब्द का प्रयोग उस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जब कोई गोलकीपर या टीम पूरे मैच के दौरान प्रतिद्वंदी टीम को एक भी गोल न कर देने? क्लीन चिट दे दी है, एक भी गोल नहीं करने दिया, खत्म कर दिया, 2-0 से हरा दिया, है ना, क्लीन चिट। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लीन चिट। ब्रेस क्या होता है? जब सिंगल मैच में डबल गोल की कर देती है कोई टीम, उसी को तो क्या बोलते हैं? ब्रेस बोल जाते हैं। गोल्डन गोल तो फिर गोल्डन रूल को फॉलो करने वाला ही हो गया। ऑफ साइड तो सब लोग जानते ही हैं, ऑफ साइड बाहर जा करके। बाकी सब लोगों को पता है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं करा, टेस्ट नहीं लगाया, भैया फटाफट से जाकर के टेस्ट विल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मल्टीपल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप डाउनलोड करेंगे, एंटर हो जाएंगे, मोबाइल नंबर से आप इसमें लॉग इन कर लेंगे, ओटीपी मतलब मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर डालोगे, वेरीफाई हो जाएगा, अपना नाम वाम डाल करके आप इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आप टेस्ट विल के अंदर आ जाते हो, उसके बाद देख रहे हो मल्टीपल एसएससी के एग्जाम्स, चाहे सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल, एमटीएस की बात कर रहे हो, सिलेक्शन पोस्ट की बात कर रहे हो, जीडी की बात कर रहे हो, स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हो, किसी भी की बात कर रहे हो, चाहे आप जो है रेलवे के एग्जाम्स की बात कर रहे हो, आरआरबी की, आरपीएफ, ऐसे मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आप उसके जाकर के टेस्ट लगा सकते हो। अब देख रहे हो मल्टीपल एग्जाम्स स्टेट के, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एमपी पुलिस, एमपी राजस्थान, है ना, बिहार, सभी एग्जाम्स आप लगा सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, पीवाईक्यू, सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। लाइव मॉक टेस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें दिख जाती हैं, और उसके बाद आप अपना एक्यूरेसी, ऑल इंडिया में रैंक कितनी आई है ना। जैसे ये देख रहे हो 45,689 बच्चों में से आपका 125 रैंक दिख रही है, तो ऐसी आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स कितने, एक्यूरेसी आपकी कितनी जा रही है, ओवरव्यू रिकॉर्ड, सारी चीज़ें आप सारे सॉल्यूशन एंड ऑल देख सकते हो। तो फटाफट से जिसने भी नहीं करा डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा पारंपरिक बंगाली तालवाद्य है? बंगाली तालवाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है, बंगाल में लोक प्रदर्शनों, ग्रामीण सामुदायिक सभाओं और प्रमुख त्योहारों में गहराई से जुड़ा हुआ है। सरोद तो नहीं है, सितार भी नहीं है, ये तो क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित हो गया। और धाक और फ्लूट, तो धाक हो जाएगा फिर तो। धाक पता क्या, धक धानानंद, हमारी धाक बन गई। ये ड्रम टाइप का होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, और ऐसे करके जो बजाया जाता है उसी को धाक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब में आपको देखने को मिल जाता है पूजा हैंडल सब में। मानक वायुमंडलीय दाब पर पानी के वाष्पीकरण की अनुमानित गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट की बात कर रहा है, लेटेंट हीट। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर? पानी की जो लेटेंट हीट है एट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है? 2260 किलोजूल पर केजी होती है। तो ये तो सिंपल याद करने वाला था, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। What mechanism is modern electric trains help recover and reuse electric energy during the braking? देखो वैसे तो ब्रेकिंग के दौरान, जैसे ब्रेकिंग के दौरान क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन जो मॉडर्न ट्रेन्स हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली उनकी जो मोटर है ना वो जनरेटर के रूप में काम करती है।
तो उसको जब ब्रेक लगती है तो जनरेटर के रूप में काम करती है, तो उस एनर्जी को दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को चाहे तो पावर ग्रिड को रिटर्न कर दो और फिर उसको रीयूज कर लो, या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेन के अंदर ही आप उसको स्टोर भी कर सकते हो बैटरीज वगैरह में, और बाकी अदर कंप्लायंसेस को फिर उससे यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है ब्रेकिंग के दौरान, ठीक है। वर्क एज द जनरेटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मोटर है वो कैसे वर्क करती है, वर्क एज जनरेटर, जनरेटर के रूप में वर्क करती है। तो मॉडर्न इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में रिकवर हो जाती है, रीयूज हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, ठीक है, जनरेटर के रूप में यूज करके। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसको कहा जाता है, रीजनरेट कर देती है एनर्जी को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित होता है? 356 तो हो ही नहीं सकता भाई। 356 क्यों नहीं हो सकता? 356 में क्या आता है मेरे भाई, जो राज्य आपातकाल है, क्या है, राज्य आपातकाल, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मेरे मुन्ना स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। तो किसी राज्य में जो इमरजेंसी लगती है उसी को प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, राज्य आपातकाल मेरे मुन्ना कहा जाता है। दूसरा जो आपसे कह रहा है सॉरी, वो कह रहा है 343। 343 में क्या है कि सर जो हिंदी है ना, हिंदी कौन सी स्क्रिप्ट में, देवनागरी, जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में वो ऑफिशियल लैंग्वेज आएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। यही तो नहीं पूछ रहा कहीं, लैंग्वेज किसकी, यूनियन की, यूनियन की, ये नहीं पूछा। तो क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन की बात कर रहा है। 345 में फिर आती है ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी, लैंग्वेज ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंस बोले तो प्रांत यानी कि स्टेट, राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। फिर 351 बची, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो फिर हमें यही टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। 352 में फिर से नेशनल इमरजेंसी यानी ये राष्ट्रीय आपातकाल आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस प्रकार की, क्या कह रहा है कि किस प्रकार की प्लेट सीमा की विशेषता विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर, भाई साहब ये जो पृथ्वी है इसकी सतह पर ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट ही तो है जो मूवमेंट कर रही हैं। अब ये मूवमेंट कैसा हो सकता है ना, या तो कन्वर्जेंट होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, या डाइवर्जेंट होता है जो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। अगर दो प्लेटें हैं, अगर ये दो प्लेटें हैं, ऐसे मान लो ये दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो इसके नीचे जो मैग्मा है वो क्या होगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा फिर ये प्लेट दूर जाएंगी तो ऊपर आकर के सूख जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होने से यहाँ पर नई सतह का निर्माण हो जाएगा, तो नई परत का निर्माण हो जाएगा, नई चट्टान का निर्माण हो जाएगा, नई सरफेस का निर्माण हो जाएगा, तो नई बाउंड्री का निर्माण हो जाएगा। अगर यही कन्वर्जेंट वाला हो जाता तो उसमें क्या होता है, ऐसा कर लो, अरे मैं ज़्यादा डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा, वरना तो हम पूरा बना बना के पढ़ाते हैं। अगर ये दोनों दूर जाने की बजाय पास आ रही हैं तो फिर क्या होगा, ये भिड़ंत होगी, और भिड़ंत होकर के जैसे मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर कपड़े को ऐसे करें तो उसमें फोल्ड वोल्ड बन जाते हैं और यूं ऐसे 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 बीच में उठ जाएगा, तो यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा। स्पेशली फोल्डेड माउंटेन जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर ऊपर की साइड में उठ जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली, जब हॉरिजॉन्टल होता है तो फिर क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं होना है, हॉरिजॉन्टल में तो क्या है, कुछ भी नहीं होना है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी नहीं, कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी नहीं होगी। सबडक्शन, एक प्लेट अंदर जा रही है, ये ऊपर उठ जा रही है, सबडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल में तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगी, क्या होगी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगी, ठीक है, रूपांतरण। मुख्य रूप से विवाह, बारात, जुलूसों के दौरान किया जाने वाला एक पारंपरिक युद्ध यानी तलवार नोक नृत्य, विवाह के दौरान नृत्य किया जाता है। स्वॉर्ड, ट्रेडिशनल स्वॉर्ड इसको डांस बोला जाता है, और ये तलवार के लोक नृत्य। छोलिया, छोलिया कहाँ का है, तो मेरे भाई दिल छोलिया है, छोलिया है बारात वगैरह के दौरान एक प्रकार से बेसिकली जो है ट्रेडिशनल सोन फेस्टिवल इसको भी बोल देते हैं, या नृत्य भी बोल देते हैं। तो ये कुमाऊं रीजन में होता है, कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं रीजन में होता है। कुमाऊं रीजन मतलब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहां पर होता है। अगला आपसे कह रहा है कि बिजनेस, अच्छा बी रेडी, बिजनेस रेडी बोलते हैं, बी रेडी सूचकांक से प्रतिस्थापित करने से पहले कौन सा वैश्विक संगठन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको
रिपोर्ट बिफोर रिप्लेसिंग इट विद द बिजनेस रेडी। तो आपसे ये कह रहा है कि जो बिजनेस रेडी है अब इसकी रिपोर्ट बनाता है, लेकिन बिजनेस रेडी से पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रेडी करता था? वर्ल्ड बैंक करता था, सिंपल सी बात है। कहाँ गया वर्ल्ड बैंक? 2021 तक करता था, 2021 के बाद में ये जिम्मेदारी इसको दे दी। वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में जिसके हेडक्वार्टर है, 1944 में जिसकी स्थापना हुई थी। इन बुद्धिस्ट, तुम्हारा भाई बहुत ही जल्दी तुम्हें ऐसी स्टैटिक जी के दोबारा से करवाएगा। पहली एक क्लास है हमारी स्टैटिक जी के वाली, वो देखी होगी आपने, सीजीएल के समय पर हमने ली थी। 3.1 मिलियन बच्चों ने उसको जो है देखा है, 31 लाख बच्चों ने उसको प्यार दिया है। तो इस बार कुछ धमाकेदार जल्दी आपके पास आने वाला है। आप भी यूँ कहेंगे कि सर कुछ हुआ है, और बहुत जल्दी ही आपको पता चलेगी। 2-4 दिन का इंतज़ार कीजिए बस, कुछ बहुत तगड़ा आपको मिलने वाला है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा ये अनाउंसमेंट फलाना अनाउंसमेंट, कुछ नहीं, जब होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इस बार आपके कहते हैं ना कि एक तरफा कर देंगे चीज़ों को। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप के चारों ओर बनी रेलिंग वेदिका मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? स्तूप के चारों ओर बनी रेलिंग। इट एक्ट एज अ सेक्रेट बाउंड्री सेपरेटिंग, ये सेपरेट करती है प्योर रिचुअल्स को, जो ये सेकुलर वर्ल्ड है ना, उससे अलग करती है फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। यह पवित्र अनुष्ठानिक क्षेत्र को धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग करता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को वेदिका कहा जाता है। आपसे कह रहा है वाद्य यंत्रों के प्राचीन भारतीय वर्गीकरण। वाद्य यंत्रों के प्राचीन भारतीय वर्गीकरण में कौन सी श्रेणी? सितार, सरोद, वीणा। सितार हो गया, सरोद हो गया, और वीणा जैसे तंतुवाद्य। तंतुवाद्य को तातवाद्य कहते हैं। जो तंतुवाद्य की बात कर रहा है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो वीणा वादक है, जैसे लकड़ी का रहता है, उसके ऊपर नहीं स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग वाले कौन से होते हैं? तो उनको तातवाद्य ही तो कहा जाता है। तातवाद्य है। सुशीला, सुशी कहते हैं ना, इसका सुर बड़ा आ रहा है। बांसुरी जब आप बजाओगे, बांसुरी, तो उसी को क्या बोलते हैं? सुशीला वाद्य बोला जाता है, बांसुरी वगैरह को, है ना। ये सब आपको जो है देखने को मिलते हैं। आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी मैकेनिकल पर्पस ऑफ स्कलिंग मूवमेंट इन कॉम्पिटिटिव स्विमिंग ट्रेनिंग। पर स्कलिंग मूवमेंट, स्कल का मतलब क्या होता है? मैं देर से कहूं तेरा स्कल सुना आपने? स्कल खराब कर दूंगा, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं। अरे ये कह रहा है तू, ऐसा सीरियस क्यों हो रहा? खोपड़ी मतलब स्कल, यही तो है स्कल। तो इसका यूज कब किया जाएगा? जैसे तुमको दूर जा रहा है, तुम एकदम शरीर को सीधा कर लो और सर को ऐसे, तुम ऐसे ऊपर को निकलोगे ना, तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी स्विमिंग में भी, ठीक है। और ऊपर ना निकल करके एकदम बॉडी के फ्लैट पैरेलली तुम कर लो, तुम्हारी स्पीड दे जाओगी। अब ये कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा तैरा, मतलब कंपटीशन ही हो रहा है। तो कंपटीशन जब हो रहा है तैराकी प्रशिक्षण में स्कलिंग गतियों का प्राथमिक यांत्रिक उद्देश्य क्या होता है इसका? अब सुनो जरा। विशेष रूप से स्प्रिंट, यानी प्रोवाइडिंग मैक्सिमम फॉरवर्ड प्रोपल्सन एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग स्प्रिंट फिनिशेस। सिर्फ स्प्रिंट में ही होगा क्या इसका यूज? ऐसा तो नहीं है कि लास्ट के समय पर इसका यूज हो रहा है। जनरेटिंग लिफ्ट एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन को पूरी को मेंटेन रखता है पानी के भीतर हाथों के निरंतर फेरे के माध्यम से। पानी के भीतर हाथों के निरंतर फेरे के माध्यम से उत्तोलन बल उत्पन्न करना और शरीर की सुव्यवस्थित स्थिति को बनाए रखना। तो सुव्यवस्थित स्थिति बनी रहेगी, तो ये तो बिल्कुल सही है। कीपिंग द एंटायर अपर बॉडी कंप्लीटली अबव द वाटर, पूरी अपर बॉडी बाहर निकाल रखी पानी से। अबे कोई मतलब है इस चीज का? एक्टिंग एज अ पैसिव रेस्टिंग टेक्निक परफॉर्म्ड व्हाइल फ्लोटिंग बैक, सीधा यूं करके फ्लोट किया जा रहा है। अब उल्टा लेट करके पड़े हुए हो पानी में तुम, तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉय। अगला देखो, मैत्री के बारे में पूछा। इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। बिल्कुल सही बात है, मैत्री तो होती है। 2026 में एडिशन शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड एट द वेभाडी रंगसिट कैंप इन द सूरत ठानी थाईलैंड। थाईलैंड में, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है दोनों सही है, दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। अगला देखो मेरे भाई, होम चार्जेस के। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कॉलोनियल रूल जब था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस। होम चार्जेस का मतलब ये था, एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया था, तो भारत में से जितना भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता था, तो ब्रिटेन में जितने भी ऑफिस से जो इंडिया से संबंधित हुआ करते थे, उन सबसे रिलेटेड उनका चाहे किराया हो गया, चाहे उनकी नौकरी, मतलब जितने भी लोग वहाँ ब्रिटेन में काम कर रहे हैं उनकी सबकी सैलरी वगैरह हो गई, सब कुछ यहीं से जाया करता था। तो फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिसर्स इन लंदन। तो लंदन में इंडियन ऑफिसर्स को सपोर्ट करने के लिए जो फंड्स यूज हुआ करते थे,
उसको भैया कहते थे। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये तो सही है। सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल्स एंगेज्ड इन इंडिया, जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे लेकिन इंडिया के लिए काम कर रहे थे, इंडिया के लिए कानून बना करके भेजते थे या इंडिया की रिपोर्ट को वहां पर मैनेज करते थे, मतलब बेसिकली इंडिया से रिलेटेड थे, उनकी भी सैलरीज वगैरह को देखना। फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउट, नहीं भारत के बाहर लड़ाइयों में नहीं यूज हो रहा था इसको, आप जो है होम चार्जेस नहीं करेंगे। ब्रिटिश यूज करते थे पैसा वैसा सब कुछ, लेकिन इसको होम चार्जेस नहीं बोलेंगे। तो 1 and 2 होगा, 1 and 2 का मतलब सी हो गया। ओनली 1 तो है नहीं, ओनली 2 है नहीं, तीनों है नहीं। देख रहे हो नेक्स्ट, आपसे कह रहा है निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों में से अलग अलग समय पर भारतीय व्यापार में प्रवेश किया गया। देखो सबसे पहले तो 1498 में कौन आए, या ऐसे लिख लो, सबसे पहले कौन आए थे भाई, पुर्तगीज आए थे। पुर्तगीज आए थे, कब आए थे, 1498 में। पुर्तगीज के बाद कौन आए थे, डच, कब आए थे, 1602 में। फिर कौन आए थे, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश में क्या था, इनकी कंपनी की स्थापना तो 1600 में हुई थी, लेकिन ये भारत में जो आए थे वो 1608 में आए थे, स्पाइसेस आइलैंड वगैरह वहां चले गए थे 1600 में। इसके बाद कौन आए थे, डेन्स, कब, 1616 में। और उसके बाद कौन आए थे, फ्रेंच, कब, 1664 में। अब आपसे पूछा डेन्स, तो डेन्स 1616 हो गया, इंग्लिश 1608 में, फ्रेंच 1664 में। अब बता दो कौन पहले आया, सबसे पहले इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच, मतलब 213, 213 कहां है, एप्पल। चलिए भाई नेक्स्ट, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए, अच्छा 2 रीजन और सन दे रखे हैं। पार्ट 18, 10 और 5 15 और 3 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग नेशनल क्राइसिस थ्रू स्पेशल इमरजेंसी प्रोविजंस। बिल्कुल सही बात है। पार्ट 18 में आपातकालीन परिस्थितियां हैं, मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन प्रावधान है। इट एम्पावर्स द प्राइम मिनिस्टर टू डिक्लेयर 3 डिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी। प्राइम मिनिस्टर को नहीं, डिक्लेयर किसको किया जाता है, किसकी पावर है ये, प्रेसिडेंट की। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं है ये किसकी पावर है, प्रेसिडेंट की। तीनों इमरजेंसी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है। इसका मतलब ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स कहां है भाई इसमें, ये तो रहा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सिंपल है। देखो नेक्स्ट फटाफट से, 20वां क्वेश्चन है, मैच करना है। अच्छा आर्टिकल्स को मैच करना है, तो भाई साहब 38 वाला है, 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 37 में कहता है कि नॉन जस्टिफिएबल है, और 38 में इनको मैनेज करने की बात करता है। तो सिक्योर राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, ये तो आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, इसका मतलब है 2 में 1 जाएगा। 2 में 1 देखो, 2 में 1 यहां पर भी है, 2 में 1 यहां पर भी है, 2 में सेकंड है गलत ये वाला, और 2 में थर्ड है ये भी गलत। अब देखो सिक्योर अ लिविंग वेज, सिक्योर अ लिविंग वेज, ये तो 43 में सिक्योर अ लिविंग वेज, तो इसका मतलब है 3 में सेकंड देखो, 3 में सेकंड, इसमें आंसर ये वाला हो गया। और 1 में 3, 38 में क्या होगा, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसको प्रमोट करना है। ये वाला तो फिर हो ही गया, इसका आंसर सी हो गया। अगला देखिए, यदि किसी पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। कितना सिंपल था, ये तो आंसर सी हो गया। आपसे पूछा वाटर हैज द हाईएस्ट रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ फ्री हाइड्रोजन, OH का। बिल्कुल सही बात है, OH आयंस का होता ही है, फ्री हाइड्रोजन H+ आयंस है ना, तो OH भी है और H+ भी, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव भी है। द pH स्केल कन्वेंशनली रन्स फ्रॉम 0 से 14, बिल्कुल सही बात है। वेयर अ वैल्यू ऑफ 0 रिप्रेजेंट कंप्लीटली न्यूट्रल, नहीं 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 नहीं, इसमें क्या होता है, जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो 0 से 7 होता है, मतलब 7 से जो लेस देन 7 होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक है ना। और 7 से ज्यादा वाला वो होता है बेसिक, या फिर उसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये वाला गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेटिकल अलाइनमेंट्स डिस्क्राइब व्हेन अ लूनर एक्लिप्स। लूनर का मतलब आप ऐसे याद रखो, सोलर एक्लिप्स, सूर्य को ग्रहण लग गया, सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य कब दिखाई नहीं देगा, ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य कब दिखाई नहीं देगा, जब मून बीच में आ जाएगा, ये हो गई सोलर एक्लिप्स। अगर लूनर एक्लिप्स है, लूनर का मतलब है चंद्र ग्रहण लग गया, तो सन यहां पर है और चंद्रमा मामा दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है बीच में कौन आ गया होगा, बीच में पृथ्वी आ गई होगी। तो बीच में जब अर्थ हो, तो व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन, तो यही हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखो,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 80th इंडिपेंडेंस डे जो इस बार रहा 2026 में, टू कमेमोरेट द 150वीं एनिवर्सरी ऑफ फुल वर्जन ऑफ द नेशनल सॉन्ग्स वंदे भारत वंदे मातरम प्रेसिडेंट। अरे क्या बोले जा रहा है, इसको बंद करो, ये सिरी भी ना कभी भी एक्टिवेट हो जाता है। इसकी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लाल किले पर आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण राष्ट्रगान से पहले प्रस्तुत किया गया। ये तो कुछ दिन पहले कोर्ट ने कहा भी था, तो इसका मतलब है सही है। ये रहा, प्रधानमंत्री के संबोधन में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने के लिए सप्तधारा ढांचे की रूपरेखा भी रखी गई, तो इसका मतलब ये भी सही है, दोनों सही हो गए, बोथ 1 और 2 है ना। मोदी जी हैं भाई, रखेंगी। 25वां आखिरी प्रश्न, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम ये थी मेरे भाई, सीधी सीधी बात है, थीम पूछ रहा है कि एक ऐसा दुनिया बनाई जाए जिसमें इंसान और हाथी दोनों रह सकें, दोनों के लिए हो। तो प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स नहीं, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड, ऐसा दुनिया बनाई जाए टुगेदर रह सकें इंसान भी और हाथी भी। इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर हो गया। तो ये थे मेरे भाई 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपने बेहतर तरीके से इनको करा होगा। गलतियां कहां पर रही उन्हें चेक कीजिए, कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो क्यों हुआ उसे चेक कीजिए, और अगले मॉक टेस्ट में और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।